तो प्यारे बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं वो सीरीज जिसका अनाउंसमेंट किया गया था। तो ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है और ये दोनों मीडियम के लिए होगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इसमें दोनों बच्चे इससे पढ़ाई कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले मैं हल्का सा पहले अपना बैकग्राउंड बता दूं आपको, और फिर ये बताऊंगा कि मैं इसमें क्या क्या आपको कवर अप कराऊंगा। तो मेरा बैकग्राउंड यूपी बोर्ड से ही है। मैंने 12th क्लास इंटरमीडिएट मेरठ में एक स्कूल है यूपी बोर्ड का, राम साई इंटर कॉलेज, वहाँ से मेरा बैकग्राउंड है, वहाँ का मैं टॉपर रहा हूँ। और फिजिक्स में मेरे 11th में से पूरे नंबर थे और 12th में मैं वहाँ कॉलेज का टॉपर भी रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैंने हासिल की है अपने एक्सपीरियंस से, अपने टीचर से, तो वो अगर आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं लास्ट 3 सालों में। पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बच्चों के परफॉर्मेंस अच्छी रही है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 90, 92, 95% मार्क्स, खास तौर पर फिजिक्स में 95, 92, 93 आए हैं बच्चों के मार्क्स। तो ये मेरा हल्का सा इंट्रोडक्शन था। बाकी जो टॉपिक मैं कवर अप करूंगा, क्या क्या चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तरीका ये रहेगा पढ़ाने का कि एक तो मैं आपको कंसेप्ट कराऊंगा इसमें, जो भी चैप्टर होंगे हमारे। जैसे आज पहले चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें जो भी कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, कुछ जो मॉडल पेपर है हमारे उसके क्वेश्चन कराएंगे। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कोशिश करेंगे कि मतलब PYQ भी ले लें। कुछ PYQ में अभी टॉपिक के साथ साथ आपको कराऊंगा कि जो पीछे भी बोर्ड में आए हुए हैं, खास तौर पे जो अभी बच्चे 12th में हैं और 12th के बोर्ड आने वाले हैं अभी फरवरी में, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे या पसंद आए तो इसको यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों, इंग्लिश मीडियम को, उन तक ज़रूर पहुंचाएं। खास तौर पर जो हमारे गरीब बच्चे हैं, यानी हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, उन तक ये बात पहुंचाएं आप। गांव में, देहात में, उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव हैं, अगर ये बात पहुंच गई और ये वीडियो पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं इससे मतलब मुझे और बच्चों को दोनों को फायदा होगा। तो शुरू करते हैं। देखो टॉपिक, पहला चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बेटा वैसे तो इसमें 4 टॉपिक हैं, मेन टॉपिक। पहला टॉपिक है आवेश यानी चार्ज, दूसरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा टॉपिक है द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, और चौथा टॉपिक है बेटा विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं लेकिन मेन टॉपिक यही है। आज जो कवर अप करेंगे वो ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे और यही पूरा कर देंगे। आवेश, आवेश के अंदर कूलाम का लॉ वगैरह भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू कर रहे हैं पहला टॉपिक, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? देखो
इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली कोई भी मेटल या कोई मटेरियल, उसकी ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी एक आंतरिक गुण होता है किसी भी मैटर का। तो इसको वैसे तो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये कैसे इजाद हुआ, कहाँ से बना, तो बहुत पुराने ज़माने में 17वीं सेंचुरी या उससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो कोई फोर्स हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक चीज़ से दूसरी चीज़ वो आपस में मतलब अट्रैक्ट हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आबनूस की छड़ ली, एबोनाइट की रोड, उसको जब सिल्क से रगड़ा गया तो उसने कुछ पेपर्स या कुछ इस तरह की दूसरी रोड को आपस में रिपेल किया, यानी प्रतिकर्षित किया। इसी तरह से गिलास की रोड को जब बिल्ली की खाल यानी कैट स्किन से आप रब करते हैं यानी घिसते हैं, तो उसमें भी वो चार्ज हो जाती है। तो चार्ज वैसे तो बेसिक एक प्रॉपर्टी है, उसको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जितना डिफाइन हो जाए। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज यानी आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर जो भी मैंने बताया उसको आप याद रखिएगा कि अगर कोई रोड ली जाए, मान लो ये इबोनाइट की रोड है और ये एक मटेरियल है, मान लीजिए सिल्क है ये बेटा, आबनूस, और ये कपास भी बोल सकते हैं इसको आप, या रेशम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको रब किया यहां से ऐसे, जब ये रब करेंगे तो इस पर एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, और बेसिकली वो चार्ज नेगेटिव होता है। जब गिलास रोड को आप, दूसरा एग्जांपल भी याद रखिए, रब करेंगे, गिलास रोड को रब करेंगे कैट स्किन से, इसको रब करने पर भी इसमें भी बेटा चार्ज आ जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई मरतबा प्रैक्टिकल वगैरह में पूछ लेते हैं, लेकिन इस पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है इस रोड पर। तो गिलास की रोड पर चार्ज आता है पॉजिटिव और इबोनाइट की रोड पर चार्ज आता है नेगेटिव। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यानी रोड पर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, बहरहाल तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। ठीक है, चार्ज के बारे में डेफिनेशन तो ये हो गई। चार्ज का क्या मात्रक होता है, क्या यूनिट होती है चार्ज की, तो देखो बेटा चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, इसको C से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको 1 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम में 10⁻⁻⁶ कुलाम होते हैं। ठीक है, इसको चार्ज को ज्यादातर आप Q से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? Q से। ठीक है, दो तरह के चार्ज होते हैं, अगर बात करें टाइप की, प्रकार की, तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, धनात्मक आवेश, और एक बेटा ऋणात्मक आवेश होता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये पता चला कि अगर इबोनाइट को इबोनाइट की रोड के करीब लाएंगे तो वो रिपेल करेगी यानी प्रतिकर्षित करेगी, लेकिन इबोनाइट की रोड को अगर गिलास की रोड के पास लाएंगे तो वो आकर्षित करेंगी। तो देयरफॉर ये डिफाइंड हो गया कि भाई दो चार्ज है वो अलग अलग हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, और सिमिलर चार्ज
एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हम चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। फिलहाल आप ये देखिए, हटा दे इसको, चलो। अब आप देख लेते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। यानी आवेश के गुण क्या क्या है। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए बोर्ड में आवेश के गुण, तो क्या क्या लिखेंगे। पहली बात तो ये, पहली क्या है, सिमिलर चार्जेस repel each other and opposite charges attract each other। क्या मतलब हुआ, यानी समान चार्ज, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, चार्ज जो रहता है वो कंजर्व रहता है, यानी चार्ज को ना तो आप बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। तो चार्ज neither be created nor be destroyed। ना तो चार्ज को आप बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आवेश ना तो बनाया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता। लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी, इसको जरा एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज शुरू में होगा उतना चार्ज बाद में होगा, क्यू इनिशियल क्यू फाइनल। यानी क्यू जो रहेगा वो एक नियतांक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि एक जगह है जहां पर चार्ज है माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम और 7 माइक्रोकुलाम, ठीक है। और किसी दूसरे टाइम पर इसी जगह को देखा गया और यहाँ पर उस टाइम 1 माइक्रोकुलाम चार्ज दिखा, माइनस का 1 माइक्रोकुलाम, और 3 माइक्रोकुलाम दिखा और एक क्यू माइक्रोकुलाम दिखा। आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्यू की वैल्यू आप बताओ कि क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या होगा बेटा, जितना शुरू में वो चार्ज होगा उतना ही बाद में चार्ज होगा। शुरू में चार्ज कितना है, माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस का 7। बाद में कितना है, माइनस का 1 प्लस का 3 और प्लस का क्यू। देखो जरा, 7 1 8, 8 माइनस का 2 6, तो इधर बचा 6 इक्वल 3 और माइनस का 1 कितना बचा, प्लस का 2 क्यू। तो जब इधर आएगा तो बेटा किस में आएगा, यानी Q इजिकल टू क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, 6 माइनस का 2 यानी 4 माइक्रोकुलाम। तो ये आसान है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का संरक्षण। क्या बोलते हैं इसको, इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। तो अगर पेपर में आए और आपसे पूछा कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो लिखेंगे चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी आवेश को ना तो बना सकते ना मिटा सकते, लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह आप भेज सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज का कंजर्वेशन समझ में आया। चलो इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, हटा दे इसे। ठीक, एक प्रॉपर्टी होती है आवेश की, होती है आवेश का क्वांटीकरण। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है इस बात का, इसका यह है कि जो चार्ज अवेलेबल होता है अर्थ पर, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यानी एक पूर्णांक गुणज होता है। अब इनकी वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि आवेश का क्वांटीकरण लिखो, तो क्या लिखेंगे, चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेयर, जहां पर ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू जो होती है बेटा, होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्या लिखेंगे इसको हिंदी में, आवेश इलेक्ट्रॉन के
के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होने का मतलब यानी नंबर जो होगा फुल होगा, यानी चार्ज जो आपको मौजूद होगा दुनिया में वो प्लस का 1e, माइनस का 1e, प्लस का 2e, माइनस का 2e, इस तरह से अवेलेबल होगा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि क्या 1.5 चार्ज दुनिया में मौजूद है e टाइम्स, तो हम कहेंगे नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि √2 टाइम्स e मौजूद है, तो हम कहेंगे नहीं, ये भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.5 तो है ही, इसकी √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4, जो कि एक पूर्ण नंबर नहीं है, यानी एक इंटीजर नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, चार्ज का क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की ये कुछ प्रॉपर्टी है। आगे चलें, चलो। अब हमने चार्ज क्या है ये पढ़ लिया, चार्ज की यूनिट पढ़ ली और चार्ज की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है। अब चार्ज को ट्रांसफर कैसे किया जाता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हाउ टू चार्ज या वे टू चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज करने का क्या तरीका है। आवेश का स्थानांतरण, कैसा हो सकता है। तो बेटा इसके 3 रास्ते हैं। पहला तरीका तो यह है कि चार्ज बाय कंडक्शन कर सकते हो आप। चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन का मतलब चालन द्वारा आवेश, चालन द्वारा आवेश करना। वो क्या होता है, मान लो एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, एक बॉडी में चार्ज था बेटा, ठीक है, मान लीजिए था। इस बॉडी को इससे अटैच किया, इसको इससे टच कर दिया डायरेक्ट, और टच किया तो देखा गया जितना चार्ज इस वाली बॉडी पर है उतना ही चार्ज इस वाली बॉडी पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कांटेक्ट बोलते हैं, यानी चालन द्वारा आवेश हो गए। ये आवेशित बॉडी थी, ये न्यूट्रल बॉडी थी, उदासीन बॉडी। इसको इससे हमने टच किया, टच करने के बाद आधा आवेश इस पर आ गया और आधा इस पर आ गया। अगर मैं ये कहूँ ना कि ये Q है और ये बॉडी और शेप साइज सब सेम है, तो ये Q/2 यहाँ पर आएगा और Q/2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो दूसरा, चार्ज बाय इंडक्शन, इंडक्शन के द्वारा यानी प्रेरण द्वारा आवेश। प्रेरण द्वारा आवेश कैसे होगा, मान लो बेटा कोई बॉडी थी, वो पहले से ही चार्ज थी, ठीक है। एक दूसरी बॉडी ली, इसके पास की, ये एक उदासीन बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। तो इसको ये देखकर जितना भी इसका निगेटिव चार्ज है वो इसके सामने आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसके बैक में चला जाएगा। अब आप चाहो तो इसको अर्थिंग करके ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। मान लो मैंने इसकी अर्थिंग कर दी, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से इसमें जाकर इसको सबको न्यूट्रल कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इस बॉडी पे जो बचेगा, केवल इस बॉडी पे कैसा चार्ज बचेगा बेटा, पहले केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। इस तरह से ये न्यूट्रल बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो जाएगी, ठीक है, आवेश हो जाएगी। एक और रास्ता है, तीसरा ये है चार्ज
बाय रबिंग, या फिर फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन कह सकते हो आप। घर्षण द्वारा आवेश, वो कैसे कर सकते हैं आप। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मैंने गिलास रोड ली थी, ये गिलास की रोड थी, इसको रब किया मैंने कैट स्किन से, बिल्ली की खाल से। इसको जब रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से इस गिलास रोड पर क्या आ जाएगा बेटा, चार्ज आ जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, जो इसका मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, इसको हटा दें। चलो, तो बेटा इसका मेन टॉपिक जो अब शुरू करने जा रहे हैं, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। क्या होता है कूलॉम का नियम। ये कहते हैं कि जब दो चार्ज मौजूद हो, दो पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज Q1 है बेटा और एक चार्ज Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है, दूरी। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, एक बल लगाएगा, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, यानी विद्युत बल कहते हैं। उसकी डायरेक्शन भी होगी। मान लीजिए मैं Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, तो Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स होगा बेटा, वो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, F फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे F21 को, F21 है दूसरे की वजह से पहले की वजह से दूसरे पर बल। ठीक है, जो F के बिल्कुल बराबर में लिखा होगा उसी पर बल लग रहा होगा, तो पहले की वजह से दूसरे पर बल, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अगर मैं आपसे पूछता कि दूसरे की वजह से पहले पर, तो वो थोड़ा सा इधर होता है ऐसे, और उसको लिखते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन। अभी बात इसी की कर रहे हैं, तो इसको इरेज कर रहा हूँ। ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन की बात। कुलाब ने कहा कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के, दोनों आवेश के गुणनफल के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा ये कहा कि यही वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। दोनों को जब कंबाइन करेंगे बेटा, तो F आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन लगाएंगे, और इक्वल का साइन जब भी आता है तो अपने साथ कोई कांस्टेंट लेकर आता है, तो यहाँ पर K आ गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K क्या चीज है, जहां पर K क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा 9 इंटू 10⁹ भी होती है। और यूनिट अगर चेक करनी हो K की यूनिट क्या आएगी, तो K को तो यहीं रखो आप, F है मल्टीप्लाई में पहुंचाएंगे F इंटू R स्क्वायर और डिवाइड बाई Q1 Q2, वहां से आप यूनिट निकाल लोगे। देख लो एक बार,
के की अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आर की क्या होती है, मीटर, और उस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या बताई थी, कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम यानी कूलाम का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब आते हैं इस पर एप्सिलॉन नोट क्या चीज है। एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट क्या चीज होती है बेटा, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता इसको बोलते हैं बेटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसकी यूनिट भी आप यहां से निकाल सकते हो। देखो 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है, इसको उठाकर इधर लाएंगे एप्सिलॉन नॉट को, 9 इंटू 10⁻9 को नीचे ले आएंगे तो ये यूनिट पलट जाएगी, तो इसकी यूनिट जस्ट इसकी रेसिप्रोकल होगी, यानी उल्टी, कूलॉम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ निर्वात का यानी एयर स्पेस बोल सकते हैं इसको, जो नाम आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि ये दोनों चार्ज रखे हैं कहाँ पर, हवा में रखे हुए हैं, स्पेस में रखे हुए हैं। अगर ये किसी आप विद्युत प्राविद्युतांक माध्यम में रख दें, यानी किसी ऐसे मीडियम में रख दें जैसे मोम हो सकता है या फिर क्वार्ट्स हो सकती है या दूसरा कोई भी माध्यम जिसका परावैद्युतांक वो के हो, तो फोर्स की वैल्यू बेटा चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तब क्या हो जाएगी, यदि किसी माध्यम में जिसका परावैद्युतांक के हो, तब क्या हो जाएगा, देखो ये वाला जो के है और वो वाला के, ये दोनों अलग है। ये जो के था ये 1/4πε0, ये मैंने माना था अपनी सहूलत के लिए, और ये के ये माध्यम की प्रॉपर्टी है, माध्यम का एक गुण है। क्या हो जाएगा, एफ इन मीडियम, इसको आप जो लिखा था ना एफ नोट भी लिख सकते हैं, एफ इन एयर यानी स्पेस में और ये माध्यम में एम में, तो 1/4πε0 था ना वहां पर, और ये क्या था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा यहां आप के से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 1/4πε0 इंटू के, ठीक है, के से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये माध्यम में बल निकल कर आ जाएगा, यानी फोर्स निकाल सकते हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स बात करूं मीडियम की और फोर्स बात करूं एयर की, तो मीडियम और एयर में क्या रिलेशन होता है, देखो इतने पार्ट की जगह मैं एफ नोट लिख सकता हूं, देखो गौर से, ये वाला पार्ट, नीचे के बचेगा तो ये होता है एफ नोट बाई के। ठीक है, तो इसको आसानी से कर सकते हो आप। अगर कोई आपसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं, अगर ये मालूम करे कोई कि इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर इज 10 Newton, then find the force
in a medium having डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको परावर्तकों को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थ्री, सॉरी 2। कह रहा है कि यदि निर्वात में विद्युत बल का मान 10 न्यूटन है तो उस माध्यम में बल का मान ज्ञात करो जिसका परावैद्युतांक 2 है। तो यह आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला आपको ये लगाना है, Fm इजिकल टू क्या होता है बेटा? F नॉट अपॉन K। ठीक है, इसको हटा दे क्या इधर से? वहां स्पेस नहीं है, चलो देख लो, वैसे तो यही हो जाएगा, ये छोटा छोटा कर दूंगा बेटा। एफ एम इजिकल टू क्या होगा? F नॉट अपॉन K। F नॉट कितना दे रखा? 10 न्यूटन। ठीक है, और K कितना दे रखा बेटा? 2। K कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, 5 न्यूटन आ जाएगा उस माध्यम में। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चला आगे, चलो। अब कूलाम के नियम या फिर कूलाम्स लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए आप। पहला, कूलाम का जो नियम है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। यह केवल बिंदु आवेश पर ही लागू होता है। दूसरा बेटा, ये जो लगता है ये लीनियर होता है। लीनियर का मतलब अगर एक चार्ज यहां लिया Q1, दूसरा चार्ज यहां लिया Q2, तो चार्ज की जो डायरेक्शन होगी या तो ये होगी अगर सेम चार्ज है, या ये होगी अट्रैक्टिव अगर अपोजिट चार्ज है, एक प्लस या माइनस का। ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों चार्ज की डायरेक्शन नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए, ये इधर आ जाए इधर हो जाए, ऐसे नहीं होगा, इस ही लाइन में ही होगा। ठीक है, तो क्या बताया? It acts in
joining line of two charges। ये केवल दो चार्जेस के ज्वाइनिंग लाइन पर एक्ट करता है। यह केवल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के रेखा पर होता है। ठीक है, तो एक तो ये कि यह केवल जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। इसके अलावा ये कि ये जो वैलिड मतलब जो लगेगा वो जॉइनिंग लाइन, जो चार्ज की जॉइनिंग लाइन होगी उन्हीं पर ये लगेगा। और तीसरा ये कि ये माध्यम पर या मीडियम पर भी डिपेंड करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी पीछे। इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अगर चार्ज मीडियम में मौजूद हैं तो फिर फोर्स अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तीन बातें आप कूलाम के लॉ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। मान लो एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है। मान लीजिए इसका 1 माइक्रोकूलाम है और ये है 2 माइक्रोकूलाम। आपसे कहा गया है कि 1 माइक्रोकूलाम की वजह से दूसरे माइक्रोकूलाम पर आप फोर्स निकालो। ठीक है, बल निकालना। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलाम ड्यू टू 1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, 2 माइक्रोकूलाम पर 1 माइक्रोकूलाम के कारण बल ज्ञात करना। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो डायरेक्शन बताओ। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा बेटा? रिपल्जन होगा। क्या लिखूंगा मैं इसको? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दूसरे पर पहले की वजह से फोर्स। और हाँ, इनके बीच की डिस्टेंस बेटा 1 मीटर दे रखी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। निकालो जरा, क्या होगा भैया जी? फोर्स F इजिकल टू क्या होता है, मैंने क्या बताया था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप चाहो तो K की जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हो, मुझे इसकी आदत है, मैं ऐसे लिखता हूँ। तो K की जगह K की वैल्यू क्या बताई थी? 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है? 1 है जी, लेकिन 1 माइक्रोकूलाम है, 1 माइक्रोकूलाम। और मैंने बताया था माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻�6 अभी किस में आ गया? इस टाइम में कूलाम में बदल चुका। ठीक है, तो के ये रहा, Q1 Q2 Q1 रख चुका। अब Q2 की वैल्यू रखो। Q2 की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे 10⁻⁻6 कर। तो K हो गया, Q1 Q2 हो गया, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा आगे। तो F इज इक्वल टू 9 2 जा 18, तो ये हो गया भाई साहब 18। नीचे तो 1 ही हो चुका, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ऐड हो जाएगी तो 10⁻12, और ये प्लस का 9, तो 10⁻9 और ये माइनस का 12, तो ये हो जाएगा भाई साहब 18 × 10⁻³ न्यूटन। यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहो तो 1.8 × 10⁻² न्यूटन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लें जरा, एक क्वेश्चन और देखो। मान लो एक ट्राइंगल है बेटा। अगर ये तो हो गया दो चार्ज के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको
फोर्स की वैल्यू दे दे, मान लीजिए यही क्वेश्चन में दूँ आपसे 1 माइक्रोकुलाम है, ये 2 माइक्रोकुलाम है, और इनके बीच जो फोर्स गिवन है मान लीजिए वो गिवन है आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, और आपसे पूछा है कि इनके बीच की डिस्टेंस बताइए आप कितनी होगी। तो बिल्कुल सेम चीज आप लेकर चलेंगे यहाँ से, और यहाँ एफ की वैल्यू रख दीजिएगा आप, आर एज इट इज चलेगा, फिर आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और आर की वैल्यू इससे बन आ जाएगी, फिर समझ गए। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कूलाम का नियम केवल 2 चार्ज के लिए, 2 से ज्यादा के भी लगा सकते हैं कि नहीं? तो बात यह है कि 2 से ज्यादा के लिए भी ये एप्लीकेबल है, आप लगा सकते हैं। लगाने का तरीका है क्या है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। कूलाम्स लॉ का ये सुपरपोजिशन मेथड है। क्या होता है सुपरपोजिशन फोर्स का? मान लीजिए ये चार्ज है, ये Q1, ये Q2 और ये Q3, और मुझे Q3 पर इन दोनों की वजह से फोर्स निकालना है, टोटल बल कितना होगा। ये ज्वाइनिंग लाइन हो गई इसकी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज फिलहाल मैंने माना है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ये वाली ज्वाइनिंग लाइन हो गई इसकी, ये बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, ये रिजॉइनिंग लाइन, और ये इधर होगा, इसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑन 3, तीसरे वाले पर दूसरे वाले की वजह से। इन दोनों का नेट अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो इनके अकॉर्डिंग कि फोर्स नेट जो होगा वो होगा F31 प्लस F32, यानी इनके वेक्टर समेशन के बराबर होगा। ये केवल 3 या 3 से ज़्यादा चार्ज के लिए भी वैलिड हो सकता है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी जितने भी टोटल फोर्स होगा एफ नेट, वो सारे फोर्सेस के समेशन के बराबर होगा, F1, F2, F3 डैश डैश डैश। इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण। अध्यारोपण, बल का अध्यारोपण ये कहलाता है, ठीक है। अब कूलाम के लॉ को अप्लाई करते हैं इसमें। जरा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए एक ट्राइंगल है बेटा, और ये ट्राइंगल जो दे रखा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, समबाहु त्रिभुज। 1 माइक्रोकुलाम और भाई साहब 2 माइक्रोकुलाम, और ये -1 माइक्रोकुलाम। ये कह रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन -1 माइक्रोकुलाम, -1 माइक्रोकुलाम पर कुल बल ज्ञात करो। तो वो कैसे निकाल सकते हैं बेटा? देखो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, सही है। थोड़ी देर के लिए मैं ये कह रहा हूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। मुझे सी पर निकालना है ए की वजह से, और सी पर निकालना है बी की वजह से। निकालने के बाद फिर मैं नेट निकाल दूंगा इस तरह से, जो मैंने आपको बताया है, वेक्टर समेशन कर।
तो ये इधर आएगा, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, फोर्स ऑन सी, सी पर ए की वजह से ड्यू टू ए। और इसी तरह से जब बी की वजह से होगा तो ये होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपको ये बात पहले से मालूम है कि इसके सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब ये वाला फोर्स आप निकाल लेंगे, फिर वेक्टर उनका समेशन कर देंगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा, कुल बल मिल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे। पहला निकाल रहा हूं ए की वजह से, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। क्या होगा, एक बात ये कि इसकी साइड 1 मीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एक साइड अगर 1 मीटर है तो सारी 1 मीटर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सी मुझे निकालना है ड्यू टू ए, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। के कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है, Q1 कितना है जिस पर निकालना है, मान लीजिए Q1 है 1, ठीक है। Q2 क्या है, वो भी 1 है, डिवाइड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी, मैंने आपको बताया साइड यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही होगी, 1 मीटर, और ये साइड भी 1 ही मीटर होगी, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो ये भी 1 का स्क्वायर। अब बात यह है कि ये माइक्रो कूलाम में थे तो इसको कूलाम में बदल लूं, इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6। और आप ये भी कहेंगे कि यहाँ माइनस का था आपने प्लस का लिखा, तो मैं डायरेक्शन ले चुका हूँ, तो चाहे तो आप साइन रख लो चाहे डायरेक्शन ले लो, वो एक ही बात है। क्योंकि मैंने डायरेक्शन ले लिया तो अब साइन लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड में निकाल रहा हूँ। तो ये हो गया जी 9 इंटू 10 की पावर 9, 111, 10 की पावर माइनस का कितना आ गया जी 12, और ये आ गया 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, अभी ये मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया, इतना आया। अब निकालते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी वो भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला ये लगाऊंगा, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 इस पर निकालना है इसकी वजह से, तो Q1 अगर 1 लूं तो Q2 क्या होगा 2, तो 1 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6, -1 की जगह 1 लिखा और इंटू 10 की पावर -6 यानी कूलाम में बदल दिया, और ये 2 रखा और 2 की पावर -6 कूलाम में चेंज कर दिया। और डिस्टेंस यहाँ भी 1 ही है, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस 1 है, तो 1 का मैंने स्क्वायर किया। कितना आया बेटा, ये हुआ 9 2 ज़ा 18 और इंटू 10 की पावर 9 इंटू, देखो 10 की पावर 9 तो ये है ही, 10 की पावर -6 और -6 ये हो जाएगा 10 की पावर -12, और 1 का स्क्वायर ये 1 ही आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 18, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12, 10 की पावर 9 माइनस का 12, यानी ये हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर -3, तो इसको क्या बोलेंगे, इतना न्यूटन आ गया है। तो ये आ गया FCB, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब बात ये इन्होंने कहा था कि सुपरपोजिशन से कि आप ये वाला फोर्स निकालो ये वाला फोर्स निकालो, दोनों की डायरेक्शन के साथ इनको आप समेशन कर दो। अब बात ये है कि एज सच मुझे कोई डायरेक्शन इसमें डायग्राम में तो मैंने बना दिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि इसकी डायरेक्शन के लिए मैं कौन सा एंगल लूं, क्या करूं। तो इसका फिर हम वेक्टर समेशन करेंगे। वेक्टर समेशन का क्या फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, साइड में लिख लेना आप नोट में करके, कि अगर 2 वेक्टर मौजूद हो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, मान लीजिए P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, और इनका मुझे नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, P क्या चीज है, कोई फोर्स है, चलो F1 मान लेता हूँ मैं, ये F1 है और ये F2 है, ठीक है जी, और मुझे फोर्स निकालना है। तो F नेट जो होगा भाई साहब वो होगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला वाला दूसरा वाला कोस थीटा, इनके बीच का जो भी कोण है, जो भी एंगल है वो। तो ये बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको आप लिख लें अपनी नोटबुक में और ये बहुत काम आएगा। ये कब आएगा,
जब भी आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा तो इसी फॉर्मूले को आपको लगाना है। फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर हैं, 90 डिग्री एंगल है, तो cos 90 ये खत्म हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का अंडर रूट। अगर ये है दोनों की एक ही डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, दोनों को सीधा ऐड कर देंगे। रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा क्योंकि cos थीटा, थीटा क्या हो जाएगा 0, ये एंगल 0, cos 0 तो हो जाएगा f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2, ये f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल f1 प्लस f2 आ जाएगा। अगर ये है तो इसे केवल जोड़ देना, और अगर ये है और रिजल्टेंट निकालना तो फिर माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ cos 180 आएगा। तब कुल मिलाकर ये एंगल अगर डायरेक्शन सेम हो तो ऐड करना है, अपोजिट हो तो माइनस कर देना है, परपेंडिकुलर तो हो तो स्क्वायर का सम का अंडर रूट लेना है, और कोई दूसरा एंगल हो तो आप यहाँ सीधा सीधा रखकर इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो निकालो जरा, एफ नेट क्या हो जाएगा भाई साहब, एफ नेट हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। देखो जरा यहाँ 9 10 की पावर -3 और यहाँ 18 10 की पावर -3 है। अगर आप लोग कहें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मान लीजिए मैं थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको एफ लिख रहा हूँ। अगर ये एफ है तो देखो ये इसका डबल है, तो ये 2f नहीं हो जाएगा, देखो चेक करो। अगर ये मैं f मान लूँ थोड़ी देर के लिए तो 2f नहीं हो जाएगा। तो जरा रखो वहां पर अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला वाला, यहां पे लिख देता हूं प्लस 2 पहला वाला प्लस दूसरा वाला इंटू कोस, कितना एंगल होगा बेटा दोनों के बीच में, ये वाला क्या है f माना है, जो आंसर आया था ना ये FCA, ये क्या है f और ये क्या है 2f, और इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री। और भाई साहब कितना हो गए, अंडर रूट में है सब एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर यानी 4f स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 f स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4f स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, आप याद रख लीजिए। यहाँ पर नोट में ये लिखा है वहीं पे वो लिख लेना कि cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। खैर ये 2 से 4 कटेगा, 2f स्क्वायर हो गया, तो एक f स्क्वायर 4f स्क्वायर और 2f स्क्वायर कितना हो गया 1 4 5 5 और 2 7f स्क्वायर का अंडर रूट। आप इसको लिख सकते हो f बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, अंदर बचा 7। अब कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो चुकी। अब जो आपने f या x या कुछ और भी मान सकते हैं वो वैल्यू उठा के वहां रख दो, कितनी है 9 इंटू 10 की पावर -3 अंडर रूट 7 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ये क्या है बेटा आपका, ये एफ नेट आ चुका। नाइन इंटू 10 की पावर -3 अंडर रूट 7 न्यूटन। तो इस तरह से आप सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स को कूलॉम्स के लॉ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, हटाएं इसको। हो सकता है क्वेश्चन हल्का सा आपको मुश्किल लगाओ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा ये फोर्स है, मैं अब अल्फाबेट ले रहा हूं क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1 2 3 4, यहाँ पर चार्ज रखा Q, यहाँ पर Q, यहाँ पर Q, यहाँ पर Q, यहाँ मान लो बेटा माइनस का Q है, और बाकी जगह माइनस का Q है। ठीक है,
ये ए, ये बी और ये सी और ये डी है। ये कह रहा है कि डी कॉर्नर पर जो चार्ज मौजूद है उसका पर आप नेट फोर्स निकालो। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट डी। जो डी पर रखा हुआ है उस पर क्या निकालना बेटा? नेट फोर्स निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले देख लेते हैं ए की वजह से क्या होगा, माइनस और माइनस ये सिमिलर है तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। मैं नीचे बना देता हूँ डायग्राम, ये ऐसा था ना, देखो पहले एक ही वजह से देखो ए डी, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे बेटा, ये रिपेल होगा। तो इसको ऐसे देख सकता हूँ फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए है, ये सही है। चलो बी पर देखते हैं, बी पर मतलब बी की वजह से डी पर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो बेटा ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, ठीक है, लेकिन लाइन ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर ही होगा ये फोर्स ऑन डी डी टू क्या लिख सकता हूँ, बी, बी की वजह से। अच्छा जी, अब फोर्स ऑन सी, सी की वजह से डी पर क्या होगा, वो भी अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव पर निकालना है मेरे को। तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। और बेटा ये हो गया बीच का, आपको पता है ये एक कैसे वो दे रखा है, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, क्या है, एक स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी ये 1 मीटर है साइड। मुझे क्या निकालना था, डी पर नेट फोर्स निकालना था, तो ये 1 मीटर है। बताओ कैसे निकालेंगे, पहले ये वाला फोर्स निकालेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर आपस में इसको क्या कर लेंगे, वेक्टर समेशन कर लेंगे। निकालो जल्दी जल्दी से। फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए पहले निकाल लेते हैं। देखो ये 1 मीटर है ना बेटा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, तो लिखूंगा के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। के कितना है 9, के को अभी फिलहाल के रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है, तो मैं इसलिए के को के ही लिख रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। Q1 कितना है जी, Q2 कितना है जी, ये भी माइनस का क्यू लिखूंगा, मैंने बताया था आपको, डायरेक्शन मैंने ले ली तो अब साइन नहीं लूंगा, तो इसका भी साइन नहीं लिया ना इसका साइन लिया, तो के Q1 इंटू Q2 मल्टीप्लाई में है ये दोनों। डिस्टेंस कौन सी लेंगे, डिस्टेंस बेटा ये वाली लेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है। और ये निकालने का क्या तरीका, आपको ये पता 1 मीटर है, और आपको ये भी पता ये भी 1 मीटर है। तो अगर कोई ट्राइंगल हो, ठीक है, जिसका एक कोण 90 हो, चूंकि स्क्वायर के एंगल कितने पर होते हैं 90 पर, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना था 60 डिग्री होता है, ऐसे ही इसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये बेटा क्या लगा सकते हो आप, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप। आपको ये साइड पता है 1 मीटर, ये साइड पता है 1 मीटर, ये आसानी से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, क्या होती है पाइथागोरस, इसको भी आप नोट में करके अगर नहीं मालूम है तो जल्दी से लिख लो कि अगर एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी एक साइड ए एक साइड बी और एक सी है, यानी हाइपोटेनियस, या फिर इसको क्या बोल सकता है कर्ण, और ये मान लीजिए बेस है और ये है आपकी परपेंडिकुलर। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है बेटा वो होता है बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो रखो जरा कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर का
अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2। तो बेटा ये आ जाएगा अंडर रूट 2। क्या आएगा? अंडर रूट 2। तो मैं डिस्टेंस आ चुकी अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर किया तो ये क्या आ रहा है? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसको भी फिलहाल ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी निकालो जरा। ये डिस्टेंस तो बनी है, तो के डायरेक्ट कर दूं, के Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी? 1 है, यहां से यहां तक की 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी ये आया के क्यू स्क्वायर। और फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी निकालू तो कैसा आ जाएगा? फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? कहां से निकालूंगा? फोर्स ऑन डी ड्यू टू किसकी वजह से? सी की वजह से। ये वाली डिस्टेंस है, ये तो निकाल चुका बी की वजह से, तो ये वाली है, ये भी बनी है, तो ये भी सेम ही होगा। कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर। सही है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिला के बात ये कि ये है के स्क्वायर अपॉन 2 और ये है के क्यू स्क्वायर। फिलहाल थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको ये कह दूं कि ये एक्स है, ये एक्स है, जैसे वहां के माना था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x/2। कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये दो वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। एक तो इनका वेक्टर समीशन निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लो। इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, कहीं यहां पर, ये, ठीक है। और हैरत की बात ये है, अभी मैं सोल्व करूंगा वैसे, लेकिन ये जो आएगा वो उतना ही आएगा जितना कि ये है तीसरा वाला नहीं है, x/2। चेक करते हैं कि वो आएगा इतना कि नहीं। देखो जरा, मैंने अभी बताया था एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच का? 90 डिग्री हो गया एंगल। 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? एफ नेट। थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूँ कि ये जो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट है ना, किस किस के? एफ डी सी और एफ डी बी का, उसको एफ डैश कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कह दूँ। तो क्या हो जाएगा? ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये क्या है? एक्स। अभी बताया एफ डी सी कितना है? एक्स। और एफ डी बी वो भी एक्स है, तो ये भी एक्स और ये भी एक्स है भाई साहब, एक्स एक्स एक्स। एफ डैश कितना हो जाएगा? अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला वाला दूसरा वाला कोस 90। अभी लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, ठीक है। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला वाला इंटू दूसरा वाला इंटू इनके बीच का एंगल कोस 90। कोस 90 जीरो हो जाएगा, ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो गया बिल्कुल। तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या आ गया? एक्स 2x स्क्वायर। तो भाई साहब ये आ गया x अंडर रूट 2। ये f डैश आ गया भाई, ठीक है। अब आ गया ये f डैश, और f डैश आया x रूट 2। अच्छा, इक्वल नहीं आ रहा भाई, इक्वल नहीं आ रहा है, ये अलग आ रहा है x रूट 2। मैं सोच रहा था कि शायद हो सकता है ये आ जाए x/2, कोई बात नहीं। अब ये आ चुका, ये पहले से आपको मालूम है, दोनों में अपोजिट जब होते हैं तो क्या करते हैं? दोनों जब अपोजिट होते हैं तो क्या करते हैं? दोनों को माइनस कर दो डायरेक्ट, चाहो तो फॉर्मूला लगा लो वेक्टर समेशन का। तो एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट होगा भाई साहब एफ डैश, यानी ये वाला इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर है, और माइनस ये वाला, तो ये माइनस का ये, तो ये ब्लैक वाले की तरफ हो जाएगा यार, ये वाला माइनस ये वाला, तो ब्लैक वाले की तरफ आ जाएगा नेट। एफ नेट रिजल्टेंट एफ डैश माइनस का एफ डी ए। जरा चेक कर लो एक बार, पहले मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ये आ चुका, ठीक है। अब तीसरा ये बच गया था ना, इन दोनों को तो मैं सोल्व कर चुका, ये आ चुका है। अब ये बच गया था, तो अब इन दोनों को माइनस करना है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वही किया मैंने और कुछ नहीं किया। एफ डैश कितना है? ये आया एक्स रूट 2।
और ये है भाई साहब x/2, चेक कर लो, ये तो x/2 है और ये सिंप्लीफाई करके क्या आया था x√2। जरा कॉमन ले लो इसमें से, ये क्या आ जाएगा f√2 माइनस का हाफ, x की वैल्यू रख दो बेटा, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया आंसर, बताओ क्या आया, ये आ गया बेटा f नेट इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी थी k² x की वैल्यू थी ये k², ठीक है, तो k² इंटू √2 माइनस का हाफ। साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, f नेट आया है आपका x यानी k² और √2 माइनस का हाफ, √2 माइनस का हाफ, तो बेटा ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाकर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कूलॉम का लॉ इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जरा, और हटा दें। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक लाइन में दो चार्ज रखे होंगे, मान लीजिए एक चार्ज है ये Q1, एक चार्ज है ये Q2। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं कि Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है, ठीक है। अगर आपसे ये कहें कि इन दोनों पॉइंट के बीच में वो पॉइंट आप बताओ जो जिस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 हो जाए। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, चलो लिख देता हूं, फाइंड अ पॉइंट वेयर नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 0। और थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बीच में इसका जो बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है, ये मिड पॉइंट O है। मैंने पहले बता दिया आपको कि Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है। इसको आप ऐसे मान लो कि मान लीजिए अगर ये 10 माइक्रोकूलम है तो ये मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम है। बता सकते हो कि नेट फोर्स कहां पर 0 होगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एक पॉइंट है वो यहां पर, मान लो ये A पॉइंट है, एक पॉइंट है यहाँ पर, ये B पॉइंट है, एक O पॉइंट खुद भी है ऑप्शन में, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ, देखो बिल्कुल बीचों बीच तो 0 नहीं होगा। वजह ये है, मान लीजिए कि ये 10 माइक्रोकूलम है, ये जहां पर हमें फोर्स निकालना है वहां मैं एक छोटा सा टेस्ट चार्ज मान लेता हूं, मान लीजिए Q0 है, ठीक है। ये इस पर फोर्स लगाएगा, पहले O पर चेक करते हैं, बाद में A और B पे चेक करेंगे। ये इस पर फोर्स लगाएगा तो किधर फोर्स लगाएगा बेटा, इसको रिपेल करेगा ये दूसरी तरफ, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा बड़ा फोर्स लगाएगा। मान लो ये इतना बड़ा फोर्स लगाया इसने, ठीक है। अब इस पर आते हैं, इसकी वैल्यू जस्ट इसकी आधी है, तो इस पे जो फोर्स लगाएगा, जो बल लगाएगा, वो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, बल्कि आधी हो जाएगी। तो इसने ये फोर्स लगाया यहाँ पर इतना। अब बताओ क्या इन दोनों का नेट 0 हो सकता है? कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इनका नेट 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा ये पॉइंट तो है नहीं। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पर, देखो ये फोर्स पहले से ज्यादा है और ऊपर से आपने डिस्टेंस इसकी कम कर दी। डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने लिखवाया था आपको फोर्स इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आप डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बेटा बढ़ जाएगा।
तो इसकी डिस्टेंस जब कम होगी तो बेटा इस यहाँ पर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो ये पहले से कमजोर है बेचारा, इससे आपने और दूर कर कर इसका फोर्स की और इसका जो असर है वो और ज्यादा कम कर दिया, तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। समझ पा रहे हो? फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी पावर ज्यादा है, ये इसके नजदीक आ गया पॉइंट, मान लो ये है ये, तो ये पहले से इसकी पावर ज्यादा है, ऊपर से तुमने डिस्टेंस भी कम कर दी इसकी। ये वाली डिस्टेंस देखो, Q2 से जो डिस्टेंस है वो को हटा रहा हूं मैं फिलहाल, ये वाली डिस्टेंस देखो कितनी ज्यादा है और ये कितनी कम है, ये डिस्टेंस कम है, ठीक है, कम होने की वजह से इसका फोर्स ज्यादा हो गया, और ऊपर से इसकी वैल्यू भी ज्यादा है चार्ज की, तो इसका तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, तकरीबन इतना फोर्स बैठेगा इसका यहां से यहां तक। सही है? और जब Q2 की वजह से इस पॉइंट पर आप देखोगे तो इसका जो रिपल्सिव फोर्स होगा, पहले से इसकी वैल्यू कम थी, ऊपर से उतने दूर पहुंचा दिया, इसका असर और कम हो गया, बहुत छोटा सा होगा, तो ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सीधी सी बात ये हुई कि वो पॉइंट छोटे वाले चार्ज के पास होगा, वो पॉइंट छोटे वाले चार्ज के पास होगा। तो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आएगा बाद में आपके। फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वो पॉइंट है, तो ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पर होगा, वो पॉइंट जहाँ पर नेट फोर्स इनका जीरो होगा। तो वो डिस्टेंस मुझे बतानी है, फाइंड अ पॉइंट वेयर नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जीरो। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ फाइंड अ पॉइंट वेयर, फाइंड अ पॉइंट फ्रॉम Q1, मुझे डिस्टेंस निकालनी है Q1 से, वेयर नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज जीरो, जहां पर नेट फोर्स जीरो मुझे यहां से निकालनी है, अगर यहां से कहेगा तो फिर कुछ और आएगी। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस बेटा गिवन है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए ये दे रखी है R ही मान लो, चलो R दे रखी है। ठीक है, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? P पॉइंट पर Q1 की वजह से फोर्स, थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि यहाँ पे निकालना, तो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज मान लो Q0 है। देखो, चाहे फोर्स की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की या क्षेत्र की बात करें, तो जब भी कहीं पॉइंट पर फोर्स की निकालेंगे और चार्ज नहीं गिवन होगा तो चार्ज हम मानेंगे, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण आवेश। तो टेस्ट चार्ज यहाँ मान लेते हैं आप, क्या होगा? फोर्स ऑन, मान लीजिए ये है बेटा पॉइंट और ये B है, तो फोर्स ऑन P ड्यू टू A, नेट फोर्स जीरो करना ना आपको, इसकी वजह से यहाँ देखो इसका जो वैल्यू है वो ज्यादा है, लेकिन डिस्टेंस कम होने की वजह से थोड़ी सी इसकी कम हो जाएगी, और इसकी बेचारी कम है, लेकिन चूंकि इसके एरिया में आ गया तो इसका थोड़ा सा फोर्स इतना था ना, तो अब और बढ़ जाएगा, चूंकि इसके एरिया में आ चुका, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस फोर्स को मैं क्या कह रहा हूँ? फोर्स ऑन P ड्यू टू A, और इस फोर्स की क्या कह रहा हूं मैं? फोर्स ऑन P ड्यू टू B। सही है जी? तो P पर A की वजह से और P पर B की वजह से, फोर्स ऑन P ड्यू टू B दोनों बराबर होने चाहिए। कह रहा ना नेट फोर्स इज जीरो, वेयर नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज जीरो। लिख देता हूं मैं, चलो हिंदी में भी, वह स्थान बताइए जहां पर कुल बल शून्य है, और स्थान निकालना है कहां से? Q1 से। ठीक है ना? तो बेटा क्या होगा बताओ जल्दी से। अभी तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था 5 मिनट, बस ये है कि Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है और R दे रखा है, और कुछ भी नहीं गिवन इसमें। तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मैंने माना कि वो डिस्टेंस x है जहां पर ये फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स। तो बेटा अगर ये x है और ये टोटल अगर R दे रखी थी, तो ये बता सकते हो कितनी बचेगी? देखो क्या होगा बेटा, R माइनस का x, भाई टोटल R थी, इतनी x मान ली मैंने, तो इतनी कितनी बची? R माइनस का x, तो कितनी होगी? PA, यहां से आता है डिस्टेंस x
ए से पी तक की डिस्टेंस, ए से पी तक की डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगी के Q1 Q2। अब बात ये Q1 तो Q है लेकिन Q2 तो गिवन ही नहीं था, मैंने Q0 माना था भाई साहब। ऐसे ही इन दोनों पर फोर्स देखो, फोर्स ऑन P ड्यू टू B तो क्या होगा के Q1 और Q2 डिवाइड बाई दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर। कितनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस है भाई साहब ये वाली r माइनस का x, r माइनस का x का स्क्वायर। ठीक है, देखो के से के गया, Q0 मैंने माना था, ये भी चला गया। अब बचा बेचारा Q1 x, तो Q1 को Q2 के पास पहुंचा दो और r को इधर ले आओ, r माइनस एक्स नीचे है, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर पहले से ही है, और ये क्या होगा बेटा Q2 अपॉन Q1। सही है, इसका सारे का स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं, r माइनस एक्स अपॉन एक्स के सारे का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा Q2 अपॉन Q1। ठीक है, और बेटा ये r माइनस एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू कितना होगा Q2 अपॉन Q1 का अंडर रूट नहीं ले सकता मैं, देखो जरा स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो किसमें जाएगा अंडर रूट में, तो ये स्क्वायर इधर चला गया अंडर रूट में। तो भैया जी अगर इसको सेपरेट कर दूं मैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r अपॉन एक्स फिर माइनस का x अपॉन एक्स, और ये क्या है Q2 अपॉन Q1। अगर आप बुरा ना माने तो इसका अंडर रूट अलग अलग लिख दूं क्या भाई, Q2 के ऊपर अलग लिख दिया, Q1 के ऊपर अलग लिख दिया। ये x से x कट गया तो क्या हो गया 1, इसको उधर पहुंचा दो 1 को, r अपॉन एक्स है माइनस का 1 है, ये है Q2 अपॉन Q1 अंडर रूट में, ये अंडर रूट में, ये -1 उधर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में, तो r अपॉन एक्स इजिकल टू Q2 अपॉन Q1 का अंडर रूट, और भाई साहब r अपॉन एक्स इजिकल टू Q2। जरा एलसीएम, जब ये इधर +1 गया ना, -1 था इधर +1 गया, तो Q1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा Q2 प्लस Q1, Q2 का अंडर रूट प्लस Q1 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई Q1 अंडर रूट में। और मेरे को निकालनी है वैल्यू x की, किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो x को भेज रहा हूँ उधर और ये सारा उठा के ला रहा हूँ इधर, तो ये r तो है ही पहले से ही, ये Q1 नीचे है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा अंडर रूट Q1 हो जाएगा, और ये सारा का सारा इधर ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये Q1 अंडर रूट प्लस Q2 अंडर रूट, और ये नीचे है बेटा ये उधर चला गया x, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, फाइनली x की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आ गई है अंडर रूट Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू r। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपको किसी चार्ज से डिस्टेंस निकालनी है जहां पर नेट फोर्स 0 होगा, इसको आप एज अ फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे मालूम करूं कि 2 चार्ज हैं, एक चार्ज है भाई साहब 4 माइक्रोकुलाम और एक चार्ज है, मैं बिल्कुल सिमिलर कह रहा हूँ क्योंकि Q1 मैंने यहाँ ज्यादा मानी थी तो फिलहाल मैं यहाँ 9 ले रहा हूँ, चलो ये 9 माइक्रोकुलाम और ये 4 माइक्रोकुलाम, इनके बीच की डिस्टेंस आपने मान ली 2 मीटर है, और ये कह रहा है कि इन दोनों चार्ज के बीच में, इन दोनों आवेश के बीच में वो पॉइंट बताओ जहां पर कुल फोर्स कुल बल 0 हो। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना x, ध्यान रखना ये वाला जो है ना ये वो है जहां से निकालनी है, अगर आपको Q1 से निकालनी है तो Q1 ऊपर रखना, और अगर Q2 से निकालनी है तो Q2 ऊपर रखना। फिलहाल मैं 9 से ही निकाल रहा हूँ, 9 से जो आएगी वो कितनी आएगी 9 का अंडर रूट डिवाइड बाई 9 का अंडर रूट प्लस 4 का अंडर रूट। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदल नहीं रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ भी माइक्रोकुलाम आएगा, फिर नीचे पावर वही आएगी, माइक्रोकुलाम कॉमन लेके वो कैंसिल आउट हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है 2, तो ये कितना है बेटा 3 इंटू 2 कितना है चलो ये डिस्टेंस अगर आप, वैसे तो आंसर आ चुका लेकिन इंटीजर में आ जाएगा 10 मीटर मान लो, तो ये कितनी है बेटा 10, तो ये कितना है 10, तो कितना है 3 to 5 हो गया मल्टीप्लाई बाई 10, 5 to 10, तो कितना है बेटा 3 to 6 मीटर। अगर गौर से देखो आप, मैंने आपको बताया भी था, तो वो दूरी कहाँ कितनी है 6 मीटर है, यानी 5 से वो ज्यादा आई है, 5 तो हाफ पर होगा, थोड़ा सा इधर आएगी इसके 4 के आसपास,
6 मीटर हो जाएगी। तो दिस इज द आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बढ़िया कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या याद रखिएगा, जहां से डिस्टेंस निकालनी है, चाहे छोटा इधर हो बड़ा इधर हो, कहीं से भी कोई सा भी हो, बस ऊपर उसको रखना है जहां से आपको डिस्टेंस निकालनी, याद रहेगा। चलो अब थोड़ा सा आपको मॉडल पेपर देखते हैं आपका, और उसमें PYQ जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अभी तो मैंने आज आवेश कराया है, और आवेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि आवेश से कोई भी जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो नहीं आएगा। अगर आएगा तो फिर कूलाम के लो पर आ सकता है, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग में आ सकता है, वैसे नहीं आएगा कोई। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कहा है इसने, कह रहा है कि ये 2014, 15, 20, 22, 25 तकरीबन 4-5 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक ज्ञात करिए। तो मैंने आपको बताया था निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, ये तो हटा दें, इसको हटा देते हैं। कह रहा है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी इसका मात्रक बताना बेटा। मैंने अभी आपको बताया था F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मात्रक निकालने का तरीका क्या है, ये है, इसी का तो मात्रक निकालना आपको। इसको उठा के दे लिया, इसको उठा के दे लिया, होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 का मात्रक क्या बेटा, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, और 4 पाई का तो कोई मात्रक होगा नहीं, F का मात्रक क्या है, न्यूटन, और ये R का मतलब मीटर का स्क्वायर। बेटा दिस इज द आंसर। ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये उसका उल्टा दे रखा है, ये नहीं है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ये भी नहीं है, न्यूटन पर कूलाम, और चौथा ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आएंगी चीजें। चलो और देख लेते हैं। कह रहा है कि एक धातु के टुकड़े पर, लिख देता हूं क्वेश्चन, ये PYQ कर रहे हैं अभी फिलहाल, हम कुछ क्वेश्चन टॉपिक वाइज करेंगे, बाद में करेंगे पेपर। कह रहे हैं कि एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश है। कह रहा धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। ये निकालना बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया, 2025 में, यूपी बोर्ड में। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 6.25 10 की पावर 18, दूसरा ऑप्शन है 2 × 10 की पावर 19, तीसरा ऑप्शन है 2 × 10 की पावर 18, और लास्ट ऑप्शन है बेटा 6.5 × 10 की पावर 16। चलो इसको करते हैं, कैसे होगा ये। आपको मैंने पहले से ये बात बताई थी कूलाम की प्रॉपर्टी में, कूलाम की उसमें चार्ज की प्रॉपर्टी में, कि Q इज इक्वल टू होता है N × E। सही है, मुझे संख्या तो निकालनी है। N क्या है, जो भी चार्ज हमें मालूम होगा, मैंने बताया था कि जो भी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल।
टोटल चार्ज हमें ये गिवन है, कितना है 3.2। प्लस माइनस अभी रख नहीं रहे हैं क्योंकि सीधा सीधा ऑप्शन में भी वही दे रखा है, सारे पॉजिटिव ही हैं, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कूलाम दे रखा है, ठीक है, कूलाम, और n मुझे निकालना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। n की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, इसको उठा के नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा बेटा 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इज इक्वल टू n। देखो पॉइंट से पॉइंट गया, 16 टू जा 32, और ये 10 की पावर माइनस 19 है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 गुना 10 की पावर प्लस का 19, 2 गुना 10 की पावर प्लस का 19। कौन सा ऑप्शन है देखकर बताओ जरा, बी ऑप्शन है बेटा। ये 2025 में अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था ये 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी देख लो। कह रहा है, चलो देख लो, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में कह रहे दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब बल क्या होगा, तब बल होगा। ये भी बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है के एफ, दूसरा ऑप्शन दे रखा है के वाई एफ, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एफ, और चौथा ऑप्शन दे रखा है बेटा एफ अपॉन के। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था इसको आपको, कितना हो जाएगा बेटा ये एफ अपॉन के माध्यम में, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो रही है, तो अभी और ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने जितना कंसेप्ट आपको कराया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके ज्यादातर सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और अगर कोई क्वेश्चन रुकेगा तो उसको हम PYQ में भी कवर अप करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी इल्तिजा है कि इस वीडियो तक जो नीडी लोग हैं, गरीब बच्चे हैं हमारे, उन तक पहुंचाइए ताकि वो इससे थोड़ा सा फायदा उठा सकें। जिन बच्चों के पास पैसे का अभाव है वो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ करना नहीं है। मोबाइल सबके पास जनरली होते ही हैं, तो मोबाइल का सिर्फ यूट्यूब से आप आसानी से देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।